जय भीम दोस्तों, मैं सुरेश आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हमारे पास तीन मेहमान जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ में है किशन स्वरूप जी। डॉक्टर किशन स्वरूप जी हैं जो कि दिल्ली से जुड़े हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हैं। और साथ ही हमारे साथ जो धम्म के विषय में धम्म पारिवारिक चर्चा करते हैं, धम्म की जो भी देशनाएं हैं और जो धम्म के संस्कार हैं उसकी जानकारी देने वाले मिलिंद बोध जी भी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से जुड़े हुए हैं लाइव। और हमारे साथ में है जो तीसरे मेहमान डॉक्टर बीपी अशोक जी, जो कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के साथ साथ वह सामाजिक चिंतक हैं और लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं। और आज जिस प्रकार से आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं कि बोधाचार्य शांति स्वरूप बोध जी का अचानक निधन हो गया, उसके बाद में कहीं न कहीं साहित्यिक जो जगत है, बहुजन साहित्यिक जगत है, उसमें एक बहुत बड़ा क्षति हुई है। एक आधार जो स्तंभ है, बड़ा स्तंभ है, वो उखड़ गया है। उस विषय में हम डॉक्टर बीपी अशोक सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप उनके निधन पर किस तरीके से आप अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहते हैं, उनके व्यक्तित्व को किस प्रकार से देखते हैं। धन्यवाद सुरेश भाई। किशन जी आपको भी धन्यवाद और सभी लोगों का स्वागत मेरे जो लोग भी सुन रहे हैं सबको जय भीम नमो बुद्धाय। बहुत ही बड़ा शौक लगा है, बहुत बड़ा आघात है पूरे बौद्ध जगत को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध जगत में सभी ने रिस्पांस भी दिया इसमें और सभी ने महसूस किया कि एक भूचाल आ गया और ऐसी उम्मीद नहीं थी। लगता था अभी वो 20-25 साल और धम्म का कार्य करेंगे। और मैं जानता हूँ बचपन में क्योंकि उनसे हमारा जो संबंध है वो 3 पीढ़ी से जुड़ा हुआ है। पिताजी के भी मित्र रहे वो और उनके बच्चों का भी आना जाना हम लोगों के पास है और मेरा भी लगातार हर कार्यक्रम में उन्होंने मुझे बुलाया। अभी पिछले साल भी शाह ऑडिटोरियम में किशन जी और हम भी गए थे मिलने के लिए। मेरे पास समय कम था लेकिन फिर भी समय कितना भी हो कम, पर वो हमेशा एडजस्ट करते थे और सबसे पहले बुलवा करके मुझे छोड़ भी देते थे। देखिए शांति स्वरूप बौद्ध जी ने एक ऐसी जिम्मेदारी ली थी जिस जिम्मेदारी में कोई लाभ होने वाली दूर दूर तक बात नहीं थी। बौद्ध साहित्य पहले कहीं मिलता नहीं था। बचपन से ही बहुत से लोग थे कि पढ़ने में जो इंटरेस्टेड लोग भी थे उनको एक किताब नहीं मिलती थी। उन्होंने कई स्तरों पर काम किया। जो खोज होती थी लोगों की बाबा साहब के साहित्य के बारे में हुआ करती थी। फिर उन्होंने अपने आप लेखकों को संपर्क किया, बौद्ध साहित्य को रिच बनाया, ट्रांसलेशंस उन्होंने कराए और जो अन्य बहुजन प्रेरणा स्रोत थे जिन लोगों के नाम भी नहीं सुने थे। और ये बात सही है कि हर क्षेत्र के लोग, बहुजनों के जो आंदोलन चला है उन्होंने किसी ना किसी रूप में, चाहे वो सबकास्ट हों, चाहे वो अलग अलग भाषाएं हों, बहुजनों के लोगों ने क्रांति अपनी क्षमताओं के हिसाब से की। ये हो सकता है कि वो कितने सफल रहे, लेकिन निश्चित रूप से क्रांति यात्रा में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। चाहे वो 1 कदम चले चाहे 2 कदम चले, उनको जो हिंदी साहित्य है या अंग्रेजी साहित्य है उनको उसमें भी जगह नहीं मिली, फ्रीडम स्ट्रगल में भी जगह नहीं मिली। जबकि सामाजिक स्वतंत्रता के लिए बहुत लोगों ने, जो ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को शांति स्वरूप बौद्ध जी ने और उनके परिवार ने मिलजुल करके उनको ढूंढा, उनके ऊपर किताबें तैयार कराई, उनके ऊपर लेख तैयार कराए और कैलेंडर्स तैयार करवाए। जो बौद्ध संस्कृति के अंदर डूज हैं और डोंट्स हैं उनकी जानकारी जगह जगह कराई। खुद अपने आप सेमिनारों में वो हिस्सा लिया करते थे और जिस जोश के साथ वो बोलते थे, मैं जानता हूँ उस जोश के साथ बोलने वाला आज की तारीख में युवाओं में भी कोई नहीं है जिस जोश के साथ वो अपनी इस आयु में बोलते थे। तो अभी तक विश्वास नहीं होता और उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो देश विदेश में हमेशा याद आता रहेगा। कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ उनका संपर्क ना हो। मैं जब भी कभी वाशिंगटन या न्यूयॉर्क गया तो उन्होंने मुझे लगातार अपने मित्रों के बारे में जानकारी की, ये आपकी वहाँ मदद करेंगे, ये आपको वहाँ बुलाएंगे, आपका स्वागत करेंगे। या किसी भी अन्य स्टेट में भी, जब किसी अन्य स्टेट में जाते थे तो हम लोग अपने संपर्कों को आपस में आदान प्रदान भी करते थे। और जगह जगह जो कपिल जाया करते थे, उनके जो सुपुत्र हैं संदीप वगैरह, सभी लोग, पूरा परिवार ही इस काम में लगा रहता है। उनके बच्चे और उनके तीसरी पीढ़ी भी लगी रहती है। वो सब लोग जहाँ सम्मेलन होता था, पुस्तकों का मेला लगता था, वहाँ पर सबसे सुंदर किताबों की दुकान इन्हीं की हुआ करती थी। और वहाँ पर इतना
प्रचुर मात्रा में साहित्य मौजूद रहता था, बहुजन साहित्य, कि हमें जिस भी क्षेत्र की किताब चाहिए वो किताबें वहाँ मिल जाया करती थी। निश्चित रूप से कोई लाभ का या व्यवसाय के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जिस मिशन को चुना था उसको पूरे उत्साह के साथ अंतिम सांस तक उन्होंने अपनाया। सामाजिक चेतना उनमें गजब की थी और निश्चित रूप से अगर वो सिर्फ कोरोना का पालन करते तो हो सकता है 10-15 साल और जीवित रहते, लेकिन उनकी सामाजिक चेतना उनको इस बात के लिए मजबूर करती रहती थी कि उन्होंने लॉकडाउन में भी सामाजिक चेतना बनाए रखी और उसका नुकसान भी हुआ पूरे बौद्ध जगत को। अभी हमें उनको 20-25 साल और उनकी लीडरशिप में हम लोगों को काम करना था और मेरा यही मानना है कि उनका परिवार हमारा परिवार है। उनका परिवार जिस मिशन में लगा हुआ है, हम लोग तन मन धन से उनके परिवार के इस मिशन को कामयाब करवाएंगे, हमेशा साथ रहेंगे और किसी भी तरह से उनको ना तो लेखन सामग्री की कमी महसूस होने देंगे और ना ही जिस तरह से भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें भी किसी तरह से हम लोग कमी का एहसास नहीं होने देंगे। ऐसा कोई दूसरा परिवार नहीं है जिस तरह का बौद्ध परिवार, जिस तरह का बौद्धाचार्य जी ने छोड़ा है, ऐसा किसी दूसरे परिवार को मैं नहीं जानता। अपने समय के बौद्धों के वो बहुत बड़े लीडर थे। पुराने लोग जब तक वो जान पाते हैं चीजों को और वो हमारे बीच नहीं रहते तो बड़ा आघात लगता है। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा एम्पायर छोड़ा है लिटरेचर का कि आगे उस लिटरेचर पर काम करना काफी आसान है। वो बात दूसरी है कि उनके नेतृत्व में होता तो और बात होती, लेकिन अब क्योंकि नेतृत्व बदला है, उनके बच्चे, उनके द्वारा प्रेरित हम सब लोग उनके कारवां को आगे बढ़ाएंगे, हिम्मत नहीं हारनी है और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, सबसे सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी उनके परिवार के साथ मिलजुल करके इस साहित्य के कारवां को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और किसी भी भारतवासी को या किसी देशी विदेशी आदमी को साहित्य की कमी होने की वजह से वो सामाजिक चेतना से वंचित रह जाए, इस बात का एहसास नहीं होने देंगे। सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी उनके विषय में। हमारे साथ में दिल्ली से ही हैं डॉक्टर किशन स्वरूप जी। किशन स्वरूप जी, आप उनके निधन को, उनके व्यक्तित्व को किस तरीके से देखते हैं इस अवसर पे, मतलब इस दुख की घड़ी में आप अपने क्या विचार हमारे दर्शकों के सामने पेश करना जी जी, पहले सभी साथियों को, मित्रगणों को जय भीम। जैसा कि शांति स्वरूप जी का जो परिनिर्वाण जो हुआ है, जो आकस्मिक निधन हुआ है, उसका हमें बड़े गहराई से बहुत दुख है। शांति स्वरूप जी ने गरीबों के लिए और अम्बेडकरी विचारधारा को चरम सीमा पर पहुंचाया। वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने दिल्ली के अंदर अम्बेडकर साहब की तस्वीर युवाओं के सीने पे लगा करके यहाँ गली गली में दौड़ाए। बड़े जोश के साथ उनके साथ लोग चलते थे, युवा, बड़े बूढ़े बुजुर्ग उनके साथ कॉन्फिडेंस के साथ गली गली में उनका उसको पहन करके वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ते थे। बड़ा जोश आ रहा था। बौद्धिज्म को इतनी चरम सीमा पर ले गए वो कि उनको देख देख के लोगों ने अपने विचारों को बदला और उनके विचारों से सीखा और अपने आप को बौद्ध में लोगों ने बनाया। तेज तर्रार काफी थे, कॉन्फिडेंस काफी थे। उनसे कभी भी आप बैठ कर इंटरव्यू ले लो, उन्हें ये नहीं लगता कि मैं 2 मिनट या 5 मिनट थोड़ा सोच लूं। वो तुरंत उसी फ्लो में स्टार्ट हो जाते थे। उनके पास साधने का इतना ज्ञान था, इतना भंडार था कि उन्हें किसी भी विषय पे आप बात कर लो, उसमें उनसे कोई असर नहीं पड़ता था। हमेशा वो तैयार रहते थे। देश विदेश में उनके काफी फॉलोवर्स थे, देश विदेश में काफी फॉलोवर्स थे। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने परिवार को बड़ा संजो कर रखा, संभाल कर रखा, परिवार को एकजुट करके रखा। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि सभी लोग आपस में परिवार में मिलजुल कर रहे हैं। वो कहीं भी जाते थे अपने पूरे परिवार के साथ, टेम्पो ट्रेवल करें या कुछ भी करें, पूरी गाड़ी के साथ वो यात्रा करते थे। और जगह जगह जहां भी हमारे जो धरोहर हैं, जो बौद्ध में जो स्थान है, वहां घूमने के लिए पूरे परिवार के साथ जाते थे, जिसमें उनकी बहू, बेटा, बेटे की बहू सब आपस में बड़े प्यार भाव से घूमने जाते थे, एक दूसरे का आदान प्रदान करते थे, बातों का, विचारों का। तो ये उनका मुझे बहुत अच्छा लगता था। और जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में उन्होंने इतनी सारी साक्ष्य दिया है हमको, जो कि अगर हम उसको पूरी तरह से उतार लें तो हमारा जो उद्धार हो जाएगा। और वैसे तो सन ने गागर में सागर बनने का काम किया है उनके विचारों का। वह जो क्षति हुई है हमारे समाज को, एक ऐसी क्षति हुई है जो भरना तो मुश्किल है, लेकिन हम
परिवार सब एक ही है। हम उस परिवार के समीक प्रकाशन के साथ हैं। हम साथ मिलकर काम करेंगे और आगे भी उनको अपनी प्रेरणा, उनके जो ज्ञान को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारी यही आशा है कि वो परिवार इस घड़ी में अपना धैर्य बनाए रखे और हम सब साथ हैं। साथ में मिलिंद बोध जी भी हैं, लेकिन उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पाया है, इसलिए हम अफसोस उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं। वीपी अशोक सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सम्यक प्रकाशन एक भारत में ही नहीं बल्कि आपने जिस तरीके से बताया कि विश्व के लोग भी उनके अच्छे प्रशंसक बन गए थे, सम्यक प्रकाशन के कारण, उनके जो प्रकाशक जो साहित्य आते थे उसके कारण। तो आज उनके निधन के बाद अब कैसे वो जो कारवां चल पड़ा था वो किस तरीके से अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो अचानक हमारे बीच से चले गए हैं, उनका परिवार काफी गमगीन है। देखिए, उन्होंने अपने परिवार के लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है जी। और मुझे लगता नहीं कि किसी भी पुस्तक मेले में उनके प्रतिनिधि, उनके सुपुत्र, उनके परिवारजन ना जाते। वो एक ऐसी ट्रेनिंग है जो हर कोई नहीं कर सकता और उन्होंने अपने काम का बंटवारा बहुत अच्छा कर रखा था। जितनी विंग्स हैं, प्रिंटिंग की विंग्स हैं, कहीं प्रूफ रीडिंग की है, कहीं कंप्यूटराइज की, वो भी सब जहाँ तक मुझे जानकारी बहुत अच्छी तरह से बांट रखा था। और हम लोग जो बौद्ध साहित्य का जो वहाँ पर अपनी किताबें छपवाते थे, उसमें कई लेखक हैं, हमारे मित्र हैं डॉक्टर विजय कृष्ण जी, उनका भी आप इसमें इंटरव्यू लीजिएगा। जी। और हमारे और भी डॉक्टर रतन लाल जी हैं, बहुत से लोग हैं जो उनकी किताबें वही छपवाते थे। हमें ये फायदा होता था उनके यहाँ पर अच्छा। कि बौद्ध जो वोकेबुलरी है, जो शब्दावली है, उसकी उन्हें मास्टरी थी, जो अन्य चाहे कितना भी महंगा पब्लिशर हो, उसको उसकी जानकारी नहीं है। बहुत सी जो बौद्ध शब्दावली है, उसको अगर मान लो कहीं गलत लिखी हुई है, कहीं मिसप्रिंट है, तो उसको वो अपने आप ऑटो करेक्ट कर लेते थे। उसमें हम लोग ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ट्रेनिंग है और जो वैरायटी उन्होंने दी, वो हर भाषा को, चाहे मराठी भाषा को सम्मान देना हो, चाहे इंग्लिश किताबों को हिंदी में करना हो, चाहे इंग्लिश किताबें छापनी हो, उस वैरायटी को बना करके परिवार चलेगा तो निश्चित रूप से सफल होगा और उस कारवां को और आगे बढ़ाएंगे। हमें जब भी किसी इस तरह के मिशन को काम करने के लिए आगे बढ़ाना होता है, तो हमें मार्केट पर ध्यान रखना होता है। अगर हम मार्केट के साथ नहीं चलेंगे तो बहुत देर तक हमारा उत्साह नहीं बन पाएगा। वो मार्केट के साथ चलना बहुत जरूरी है। लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। नई खोजें क्या हो रही हैं उस पर, जैसे कि शांत स्वरूप जी का ध्यान था, उन्होंने टी शर्ट भी निकलवाई, उन्होंने बहुत से ऐसे आइटम निकलवाए जैसे पटका वगैरह है या टाई है, जो धम चक्र की टाई है, इस तरह की चीजें भी निकलवाई। हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी हमेशा लगना चाहिए। दुनिया कहाँ पर जा रही है, हमको न्यूज कॉन्शियस भी रहना चाहिए। समाचार प्रियता, दुनिया का समाचार क्या मांग रहा है, किस तरह की घटनाएं हैं, तो निश्चित रूप से उन घटनाओं को साथ साथ देखते हुए, जैसे हिंसा की घटनाएं हैं, तो हम बुद्धिज्म को हिंसा की घटनाओं के सामने, अपराध की घटनाओं के सामने और बलात्कार की घटनाओं के सामने हम निश्चित रूप से इस तरह की पुस्तकों की जो प्रासंगिकता है उसको हम पेश कर सकते हैं मार्केट के अंदर कि इन सब चीजों का जो उत्तर है वो बुद्ध के धर्म में, बुद्ध की संस्कृति में है। और लगातार जो लोग नए आ रहे हैं, बुद्धिज्म में शामिल हो रहे हैं, उनको चाहिए कि उन्हें डूज एंड डोंट्स के बारे में पता हो। बुद्धिज्म के बारे में लोग बात कई बार श्रद्धावश बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दीक्षा तो ले लेते हैं, लेकिन उनको डूज, अंधभक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर डूज एंड डोंट्स की जानकारी उनको हो जाएगी तो वो अंधभक्त ना होकर के एजेंट ऑफ चेंज बनेंगे। वो एजेंट ऑफ चेंज बनाने में साहित्य का बहुत बड़ा रोल होता है और साहित्य उस के दर्पण की तरह से, एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम करता है जो उनके उत्साह को लगातार बनाए रखेगा। तो गांव गांव में बहुजन साहित्य को पहुंचाने का काम उनके परिवारीजन करेंगे, जिसमें हम सब लोग जो खासतौर से लेखक लोग हैं वो लोग उसमें लगातार उनका साथ देंगे। और हम लोग, क्योंकि हमारे फादर की किताबें भी छापी उन्होंने, हमारी भी काफी किताबें छापी, और जो बहुजन साहित्य का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसी भी तरह से अभी तक मुझे नहीं लगता कि वो लाभ भी पाया है। उसमें लाभ कम है, बहुत ही कम होगा, मुझे लगता नहीं कई बार की छपाई भी निकल पाती होगी। तो लोगों से मेरी ये भी अपील है कि लोग साहित्य को, जो साहित्य है उसमें कागज भी खर्चा होता है, उस साहित्य को खरीद कर पढ़ें। बहुत से लोग हैं जो आदत है मांग कर पढ़ने वाली, वो आदत को छोड़ना है। लोग बाग जब खरीद के पढ़ेंगे तो उसका
कंट्रीब्यूशन यही नहीं है कि आप किताब के लिए दे रहे हैं, नई किताबें छापने के लिए भी फाइनेंस की जरूरत होती है। अगर पब्लिशर नई किताबें नहीं छापेगा, नए लेखकों को नहीं लेगा, नए कवियों को नहीं लेगा, नए विषयों को नहीं जोड़ेगा, नए क्षेत्रों को नहीं पकड़ेगा, नई चीजों को अपना विषय नहीं बनाएगा, तो निश्चित रूप से पब्लिशर की जो वैरायटी है वो नहीं पसंद आएगी। तो इन चीजों पर नजर रख करके उनके परिवारीजन, जो उनकी टीम उनके बाद संभालेगी उनके काम को, हमारा सहयोग सबका रहेगा। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।